हेलो दोस्तों। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम ही है, तो हम लोग मिला जुला कर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने लगभग 70% पार्ट ख़त्म कर दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन जो था ख़त्म हो गया था। हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हमको मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ना था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना था और पूरा क्वांटम मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल को अच्छे से नए लेक्चर से शुरू करेंगे। उसको दो तीन चार लेक्चर लेंगे, क्योंकि क्वांटम एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के भी, कंपटीशन के भी, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो जो क्वांटम एटॉमिक मॉडल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दीजिए मैटर वेव या फिर इसको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, तो मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव है क्या? जैसे कि मान लीजिए लाइट है। ठीक है, लाइट जो आ रहा है, लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। आप लोग पढ़े होंगे कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। लाइट के वेव नेचर का जो वेव नेचर को सेटिस्फाइड करता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सब लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। जैसे कि लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है, उसी प्रकार कोई पार्टिकल्स है ना, तो वो भी ड्यूअल नेचर शो कर सकता है। पहला तो वेव नेचर, दूसरा का पार्टिकल नेचर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल है, अगर पार्टिकल को मोशन में कर दिया जाए तो ये पार्टिकल वेव नेचर भी शो करने लगेगा। इन रेस्ट, ये पार्टिकल रेस्ट में है और ये पार्टिकल मोशन में है। तो कोई पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो वेव नेचर भी शो करने लगता है। उसी को कहते हैं, जब वेव नेचर शो करता है तो उसमें कुछ वेवलेंथ होगा। उसी को सेटिस्फाइड किया था, डी ब्रॉगली ने बताया था, तो इसीलिए उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव कहते हैं। मैटर मतलब किसी पार्टिकल्स का वेव, उसको इसीलिए इसको मैटर वेव कहते हैं। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसको मैटर वेव, रेस्ट में होता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है। जैसे कि होता क्या है ना कि डी ब्रॉगली वेव जो होता है, डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे, लिख लीजिए पहले, विच वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल known as डी ब्रॉगली या मैटर वेव। यानी कि वह वेव जो किसी पार्टिकल से एसोसिएट रहता है, मतलब पार्टिकल जा रहा है तो वेव फॉर्म में जाएगा, तो वह पार्टिकल से वह वेव जो पार्टिकल से एसोसिएट रहता है उसको डी ब्रॉगली या मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स दो प्रकार के मान लीजिए, एक मोटा मोटी हम लें तो दो प्रकार के पार्टिकल्स मान रहे हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें मैटर वेव आराम से शो होता है। ठीक है, जैसे पार्टिकल्स हैं, जिसे मान लीजिए पार्टिकल है तो दो पार्टिकल अगर हम लें, एक माइक्रोस्कोपिक और दूसरा का है मैक्रोस्कोपिक। एक माइक्रोस्कोपिक है, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। तो इसमें ना मोर इफेक्टिव, यानी मोर इफेक्टिव कहने का मतलब है, लिख लीजिए कि इसमें जो होगा सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट वेव शो होगा, और इसमें जो होगा इनसिग्निफिकेंट। अपने भाषा में भी लिख लीजिएगा इसको, जैसे कि
जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें जो मैटर वेव शो होगा वो सिग्निफिकेंट यानी बहुत ज़्यादा अधिकता में शो होगा, और माइक्रोस्कोपिक यानी बड़े पार्टिकल्स के लिए वो जो मैटर वेव होगा उसका वेव कम हो जाएगा, यानी इनसिग्निफिकेंट होगा, उतना शो नहीं होगा। ठीक है, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उतना ज़्यादा ही वेव नेचर शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है क्योंकि उसका मास है, मास का पार्टिकल है तो मतलब मास है। अब वो मोशन में होता है, जितना छोटा इलेक्ट्रॉन वो मोशन में होगा तो उतना अच्छा वेव नेचर शो करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को वेव की तरफ भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको पहले नोट कीजिए फिर आगे बता रहे हैं। चल रहा है ना वीडियो? हो गया भाई? मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हम दो प्रकार के वेब पढ़ रहे हैं, हम एक वेब और जानते हैं, एक वेब जो जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर मैटर वेव के बारे में बात करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वह निर्वात में मतलब स्पेस में आते जाते हैं। ठीक है, मैटर वेव में क्या होता है, इसमें केवल एक वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव, इसमें केवल एक वेव होता है। ठीक है, तो इसमें केवल एक वेव होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दो वेव होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव। ठीक है, यह पार्टिकल से एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। यह पार्टिकल से एसोसिएटेड रहता है, यानी पार्टिकल जैसे कि यह कोई पार्टिकल है, मोशन में जाएगा तो ये वेव फॉर्म में जाएगा, ये पार्टिकल वेव फॉर्म में जाएगा, ये पार्टिकल ही वेव फॉर्म में जाएगा, इसीलिए कहते हैं इसको इलेक्ट्रो एसोसिएटेड विथ पार्टिकल, ये पार्टिकल से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो पार्टिकल से एसोसिएटेड नहीं रहता है, किसी सोर्स से आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आएगा, उस सोर्स को छोड़ देगा, उस सोर्स को, जिस सोर्स से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस सोर्स को छोड़कर नीचे आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मैं सोचकर बता रहा हूँ आपको, लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते होंगे। ठीक है, तो जिस सोर्स से आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस सोर्स को छोड़ देगा और नीचे चला आएगा। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल होगा वह पार्टिकल वेव या मैटर वेव उस पार्टिकल के साथ ही गमन करेगा या पार्टिकल के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेकेंड होता है जैसे कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं एनर्जी का, E बराबर hc/k लेमडा होता है ना, E बराबर hc/k लेमडा होता है, लेकिन जो मैटर वेव के लिए होता है, मैटर वेव के लिए फार्मूला होता है वेव लेंथ का, मैटर वेव के लिए जो वेव लेंथ का या फिर एनर्जी का फार्मूला जो होता है मोमेंटम का, h/k लेमडा, ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। एनर्जी के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी का फार्मूला होता है E/k h/λ, या फिर मोमेंटम के लिए इसको E/k c। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम इक्वल्स टू E/k c, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम इक्वल्स टू h/k लेमडा। ये हम डिस्कस नहीं करें, केवल हम मोटे मोटे बता दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको पढ़ना नहीं है, केवल हमको पढ़ना है मैटर वेव, तो मैटर वेव पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, इसीलिए इसको हल्का फुल्का बता रहे हैं ताकि इस पर फोकस आपका बना रहे। इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मोमेंटम ये होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मोमेंटम ये होता है, मैटर वेव के लिए मोमेंटम ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के, चल रहा है ना भाई, कॉल आ गया था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स से जहाँ से आता है उस वो अपने सोर्स को छोड़ देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका स्पीड
लाइट की स्पीड के इक्वल होता है, क्योंकि लाइट भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सॉरी भाई यार।